हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। मेरे चैनल का आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ज्योग्राफी का चैप्टर है सेकंड बुक से, जिसका नाम है प्रवास। फर्स्ट बुक में आपने पढ़ा होगा कि प्रवास एक टॉपिक के रूप में दिखाया गया था, लेकिन अब सेकंड बुक में हमें इसे पूरे चैप्टर के रूप में हमें पढ़ना है। तो शायद ही आपको पता हो कि प्रवास क्या होता है, लेकिन बहुत से बच्चों को नहीं पता, अभी भी कन्फ्यूज है कि प्रवास क्या है। तो बताया जाता है, बुक में ये डेफिनेशन लिखी हुई है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले जनसंख्या के समूह को या किसी व्यक्ति को भी प्रवास कहते हैं। यानी कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल जाता है तो वो प्रवास हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप कहीं घूमने जाते हो? बेशक जाते होगे। तो क्या वो प्रवास है? आप मान लो दिल्ली से शिमला जाते हो या फिर दिल्ली से गोवा जाते हो, कहीं भी जाते हो घूमने, क्या वो प्रवास है? नहीं, हम उसे प्रवास नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि आपने अपना जन्म स्थान नहीं छोड़ा, आप कुछ समय के लिए जा रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी दूसरे स्थान पर जाते हो और वहाँ पर हमेशा के लिए बस जाते हैं तो उसे प्रवास कहते हैं हम। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि प्रवास क्या होता है। तो आपके 2 मार्क्स यहीं से पक जाते हैं कि प्रवास होता क्या है। इसकी डेफिनेशन आपको अच्छे से लिखनी है। डेफिनेशन में ये लिखनी है कि कोई भी व्यक्ति अपने मूल स्थान यानी कि वो जहाँ पर जन्म हुआ है उसका जन्म स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर हमेशा के लिए बस जाता है या हमेशा के लिए प्रवास करता है, उसे हम प्रवास कहते हैं। डेफिनेशन भी लिखी हुई है, देख लेना। अब देखिए, प्रवास स्थायी और अस्थायी दोनों तरीके का हो सकता है। अब स्थायी और अस्थायी कैसे हो सकता है ये देखिए। अगर एक इंसान हमेशा के लिए वहाँ पर बस जाता है तो वो स्थायी प्रवास है। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो बेरोजगार होते हैं। अब वो मौसम के हिसाब से जगह बदलते हैं अपनी, यानी कि मार्च से जुलाई तक वो दिल्ली में रहेंगे, फिर सितंबर अक्टूबर में वो किसी और मुंबई शहर में चले जाएंगे। वो ऐसे मतलब बदलते रहते हैं अपनी जगह, उनका कोई एक ठिकाना नहीं है, तो वो अस्थायी प्रवास है। कोई भी व्यक्ति जो जनगणना के समय अपने जन्म स्थान के अलावा किसी दूसरे स्थान पर गिना जाता है वह प्रवासी कहलाता है। अगर मान लीजिए भारत का कोई व्यक्ति इंग्लैंड या अमेरिका में चला जाता है और जब जनगणना होगी तो उसमें वो व्यक्ति नहीं पाया जाएगा, तो उसे प्रवासी माना जाएगा कि वो क्योंकि वो दूसरी देश की जनसंख्या में गिना जाएगा। तो प्रवास का कैसे पता चलता है? ऐसे पता चलता है जब जनगणना होती है तभी पता चलता है कि कौन प्रवासी है और कौन नहीं है। इनकी एक अलग ही लिस्ट तैयार की जाती है कि इतने लोग इस देश से आए हैं, इतने लोग इस देश से आए हैं। अब अमेरिका में हमारे कम से कम 30 लाख से भी ज़्यादा लोग हैं, यानी कि वो उनके लिए प्रवासी हैं। और हमारी जनसंख्या कम हुई है और उनकी जनसंख्या बढ़ी है। तो प्रवास बहुत प्रभावित करता है। भारत में ऐतिहासिक काल में अनेक प्रवासी आकर बस गए। अब देखिए, जब हमारे भारत में अंग्रेज आए तो वो क्या थे? वो भी प्रवासी थे, लेकिन वो अस्थायी प्रवासी थे। उन्होंने कई सालों तक 200 साल मान लिए, 200 सालों तक उन्होंने राज किया, लेकिन वो फिर चले गए। लेकिन वो तब तक तो वो प्रवासी थे हमारे लिए। और उससे पहले भी जो भी राजा महाराजा यहाँ पर आया वो सब प्रवासी थे। ये परंपरा पहले से चली आ गई है, इसलिए प्रवास का नाम इसे दिया गया है। प्रवास का मतलब ये नहीं होता कि कोई व्यक्ति हमसे शरण ले रहा है। अब देखिए, तिब्बत से दलाई लामा ने शरण लिया, तो क्या वो प्रवासी है? बेशक है, क्योंकि वो भी जिंदगी भर भारत में रहना चाहता है। भारत में मध्य पश्चिमी व दक्षिण पूर्वी एशिया में प्रवासियों के झुंड आते रहे तथा इस देश में बस गए। तो ये सब आप देख लेना। दरअसल प्रवास को 1881 में भारत की पहली जनगणना से ही दर्ज करना शुरू कर दिया गया था। जब 1881 में पहली जनगणना हुई तभी से ये पता लग गया था कि कितने लोग प्रवासी हैं, और तभी से ये शुरू किया गया कि हाँ, प्रवास के लिए अलग जनसंख्या रखी जाएगी। लेकिन जो प्रवासी हैं दूसरे देशों से आए हैं उन्हें भी उतने ही अधिकार मिलते हैं जितने भारत के नागरिकों को मिलते हैं, क्योंकि अगर वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो फिर वो भारत का नागरिक हो जाते हैं। भारत की जनगणना में प्रवास की गणना 2 आधारों पर की जाती है, जन्म का स्थान और निवास का स्थान। प्रवास की गणना इन 2 पर की जाती है। एक तो जिस व्यक्ति ने, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने
दिल्ली में जन्म लिया है, लेकिन अब वो मुंबई में रहता है, मान लीजिए एक वक्त के लिए, तो उसका जो जनगणना होगी वो कहाँ की मानी जाएगी? अगर जन्म स्थान दिल्ली का है और उनके माँ बाप भी दिल्ली में रहते हैं लेकिन वो खुद मुंबई में रहते हैं, अगर उसने पहचान भी मुंबई की बना रखी है तो उसको मुंबई का ही व्यक्ति माना जाएगा। तो दो चीज़ों को ध्यान में रख जाता है, एक तो जन्म का स्थान, एक निवास का स्थान। अब ऐसे अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो कोई व्यक्ति दिल्ली का है और कोई व्यक्ति अमेरिका भी न्यूयॉर्क का है, तो उसके न्यूयॉर्क का प्रवास माना जाएगा। देखिए, प्रवास का कारण, प्रवास के दो कारण हैं, एक तो प्रतिकर्ष कारक और एक अपकर्ष कारक। एक तो प्रतिकर्ष कारक का मतलब है जो लोगों को आकर्षित करते हैं। पहले हम प्रतिकर्ष कारक ही देखते हैं, जो लोगों को निवास स्थान या उद्गम स्थान को छुड़ाने की वजह बनते हैं। एग्जाम्पल के लिए आय, सर्जन और गरीबी। कोई व्यक्ति प्रवास क्यों करता है? ज़्यादातर व्यक्ति पैसा कमाने के लिए प्रवास करते हैं, क्योंकि वो जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर हो सकता है कि नौकरियों की कमी हो या फिर वो वहाँ पर अच्छी खासी कमाई नहीं कर पा रहे हो, इसलिए लोग शहरों में ज़्यादा प्रवास करते हैं। आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों से लोग शहरों में ज़्यादा प्रवास करते हैं, वो इसी वजह से करते हैं क्योंकि जहाँ पर वो पहले रह रहे हैं वहाँ पर उन्हें अच्छी खासी कमाई उनकी नहीं हो रही, वो अपना पेट भी नहीं भर पा रहे, इसलिए वो प्रवास करते हैं। गरीबी इसका मुख्य कारण है, आपको पता है। तो प्रतिकर्ष कारक आपको पता चल गया होगा कि क्या है, जो लोगों को निवास स्थान छुटवाने की वजह बनते हैं। और एग्जाम्पल भी आप अच्छे खासे दे सकते हैं। अब देखिए, अपकर्ष कारक जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं, जैसे सूखा, बाढ़ की स्थान पर रहने की इच्छा। अपकर्ष कारक में अपनी मर्जी से जाना, जैसे लोग ये पसंद करते हैं कि शहरों में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं तो वो शहरों में आ जाते हैं, कोई लोग गांव में ज़्यादा पसंद करते हैं तो गांव में चले जाते हैं, कोई लोग किसी अच्छी सिटी को पसंद करते हैं, जैसे किसी दिल्ली को पसंद करते हैं तो दिल्ली में आ जाते हैं। जहाँ पे ऐतिहासिक स्थल हों, जहाँ पे किसी मुंबई को, अगर मुंबई में इतनी आबादी है तो क्यों है, वहाँ के ऐतिहासिक स्थल को पसंद करते हैं। कोई समुद्र बीच पे रहना चाहता है तो कोई समुद्र बीच पे चला जाता है। तो ये जो स्थान आकर्षित करते हैं लोगों को, लेकिन ऊपर हमने दिखाया कि वो कारण, वहाँ पे जो यहाँ पे ये दिखाया गया कि कारण लोगों को आकर्षित करते हैं, लेकिन यहाँ पर स्थान आकर लोगों को आकर्षित करते हैं। एग्जाम्पल भी आपको दे रखे हैं। अब एक टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास आपको पता है, एक देश से दूसरे देश में जाना अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। थोड़ा डीप में समझ लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के तहत प्रवासी भारत से दूसरे देशों में जाते हैं तथा अन्य देशों से भारत में आते हैं। अब आपको पता है कि भारत से अलग जितने भी देश हैं, दुनिया के जितने भी देश हैं उनमें भारत के लोग हैं ही। अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ तो आपको अच्छा खासा ताज़ा एग्जाम्पल मिल गया होगा कि वहाँ पर कितने लोग थे हमारे, लेकिन वो अस्थायी प्रवास थे, क्योंकि वहाँ पर लोग पढ़ने के लिए गए थे। वहाँ पर हमारे बहुत से लोग थे वो पढ़ने के लिए गए थे, तो उन्हें भी हम प्रवासी कहेंगे, लेकिन उन्हें अस्थायी प्रवासी में रखा जाएगा क्योंकि अगर वो पूरी ज़िंदगी वहाँ पर रहना चाहते हैं तो उन्हें प्रवासी माना जाएगा, लेकिन वो कुछ समय के लिए गए थे। सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में दूसरे देशों से 50 लाख व्यक्तियों ने प्रवास किया था। अब देखिए, इससे क्या होता है कि इससे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है दूसरे देशों पे और हम पर भी, क्योंकि अगर दूसरे देशों से हमारे देश में 50 लाख व्यक्तियों ने प्रवास किया तो हमारे देश की जनसंख्या बढ़ गई। अगर मान लीजिए हमारे देश में बाहर से 5 करोड़ लोग और आ जाएं तो हमारी जनसंख्या चाइना से आगे निकल जाएगी, लेकिन वो हमारे मूल निवासी नहीं होंगे, इसलिए उन्हें प्रवासी कहा जाएगा। और प्रवासियों से जनसंख्या में बहुत प्रभावित होती है, या तो वो बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। और हमारे देश से भी किसी दूसरे देश में चले जाएं तो वहाँ की जनसंख्या बढ़ जाएगी और हमारी जनसंख्या घट जाएगी, ये आपको पता होगा। इसमें अधिकतर श्रीलंका, बांग्लादेश, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार आदि देशों के लोग थे। ये जो देश हैं दक्षिण एशिया के देश हैं, इन देशों के लोग ज़्यादा प्रवास करते हैं क्योंकि ये पड़ोसी देश हैं। अब बांग्लादेश जो है, वहाँ की राजधानी है ढाका, वहाँ से काफ़ी लोग दिल्ली की सीमापुरी में रहते हैं,
दिल्ली की जो सीमापुरी का इलाका है वहाँ पर बांग्लादेश के लोग हैं ज़्यादातर, क्योंकि वो सबसे गरीब इलाका माना जाता है दिल्ली की सीमापुरी। आपने अगर नाम सुना हो तो सीमापुरी, तो एक दिल्ली का एक इलाका है, बॉर्डर पर है बिल्कुल। यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहते हैं और ये सबसे गरीब लोग रहते हैं, क्योंकि इनके पास एक वक्त का खाना भी नहीं होता। तो ये ज़्यादातर बांग्लादेश से आए हुए हैं, वहाँ से प्रवास किए हुए व्यक्ति हैं। तो आपको एग्जाम्पल भी साथ ही साथ मिल जाते हैं। आप देखिए, एक टॉपिक है प्रवास के नतीजे। यहाँ पर मैं कारण लिख दूँ तो भी, यहाँ पर कारण नहीं, यहाँ नतीजे की जगह मैं प्रभाव लिख दूँ तो भी ये ठीक माना जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर ऐसे शब्द पूछ लिए जाते हैं जो आपको सुनने में अजीब लगते हैं, लेकिन उनका अर्थ कहीं ना कहीं वही होता है जो आप समझ रहे हैं। मतलब आप प्रभाव अच्छे से समझ रहे हैं लेकिन नतीजे आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो दोनों एक ही बात है। तो 4 आपके पास लिखे हुए हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनांकीय नतीजे और पर्यावरणीय नतीजे। ये 4 नतीजे के कारण ही जन प्रवास में बढ़ोतरी होती है या कमी होती है। सबसे पहले जनांकीय नतीजे देख लेते हैं। प्रवास से देश के भीतर जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है। ग्रामीण नगरीय प्रवास नगरों में जनसंख्या की बढ़ोतरी में योगदान देने वाले अहम कारकों में से एक है। प्रवास से जनसंख्या बहुत प्रभावित होती है। यह अभी आपको मैंने ऊपर बताया, बताने की जरूरत नहीं है, आप वैसे समझदार हैं। उत्तरांचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूर्वी महाराष्ट्र से होने वाले भाया प्रवास के इन प्रदेशों की आयु व लिंग संरचना में गंभीर असंतुलन उत्पन्न कर दिया है। उत्तरांचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूर्वी महाराष्ट्र से इनसे ज़्यादा प्रवास होता था, तो इन प्रदेशों में आयु व लिंग संरचना में गंभीर असंतुलन पैदा हुआ है, क्योंकि वहाँ के जो व्यक्ति थे वो किसी दूसरे राज्य में रहने लगे। जैसे मान लीजिए राजस्थान से कोई व्यक्ति किसी उत्तर प्रदेश में जा रहा है, तो राजस्थान की जनसंख्या घट रही है लेकिन उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बढ़ रही है। और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या क्यों बढ़ी है? इस कारण ही बढ़ी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में ज़्यादा लोगों ने प्रवास किया है। जब पश्चिम बंगाल का जो बिहार और पश्चिम बंगाल का जो इलाका है वहाँ पर आपदाएं आई थी, जो बिहार का जो इलाका है वहाँ से उत्तर प्रदेश में बहुत सारे, जब विभाजन हुआ था बिहार और उत्तर प्रदेश, पहले एक ही था बिहार और उत्तर प्रदेश, जब विभाजन हुआ था तो ज़्यादा लोग यहाँ उत्तर प्रदेश में रह गए और बिहार में कम रह गए। और अभी भी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा लोग प्रवास करते हैं, इसलिए उसकी जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। भारत की 20% जनसंख्या केवल एक राज्य में निवास करती है, वो है उत्तर प्रदेश। आर्थिक नतीजे, प्रवास से भारतीय अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होती है क्योंकि इससे सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन होता है। अब देखिए, जब प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है तो क्या होता है, जब दूसरे देशों के निवासी है और उनकी आय उस नतीजे की नहीं है जैसे भारत के लोगों की है, तो उनकी आय तो भारत में गिनी जाएगी लेकिन वो प्रभावित होंगे क्योंकि हमारी जो जीडीपी है उसमें वो शामिल होंगे। तो जीडीपी में भी परिवर्तन होता है क्योंकि अगर दूसरे देशों से लोगों ने प्रवास किया है और वह हमारे संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं तो उसमें जीडीपी में बढ़ोतरी और घटोतरी दोनों होगी। सामाजिक प्रभाव देख लीजिए, प्रवास समाज को भी काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। नवीन प्रौद्योगिकी, परिवार नियोजन, बालिका शिक्षा आदि से संबंधित नए विचारों का नगरीय इलाकों से ग्रामीण इलाकों की तरफ विचरण इन्हीं के द्वारा होता है। काम, रोजगार, व्यवसाय आदि। अब देखिए, लोग आते क्यों हैं? काम, रोजगार, व्यवसाय इनके लिए आते हैं और इससे परिवारों को भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इसे एक बार दोबारा पढ़िए। देखिए, नवीन प्रौद्योगिकी, परिवार नियोजन, बालिका शिक्षा आदि से संबंधित नए विचारों का नगरीय इलाकों से ग्रामीण इलाकों की तरफ विचरण इन्हीं के द्वारा होता है। जो नगर से जो ग्रामीण की तरफ जो लोग जाते हैं वो नवीन प्रौद्योगिकी से वंचित लोग जाते हैं और पर्यावरण नियोजन से वंचित, बालिका शिक्षा से भी। देखिए, जो गांव में जो शिक्षा होती है वो वैसी नहीं होती जैसे नगरों में होती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही कम लोग पढ़ाए जाते हैं और बहुत ही कम लोग शिक्षित होते हैं, इसलिए वो प्रवास नगरों की तरफ ज़्यादा करते हैं। और जो नगरों के लोग हैं वो
गांव में इसलिए प्रवास करते हैं क्योंकि उन्हें गांव का जीवन अच्छा लगता है, उन्हें खेती अच्छी लगती होगी शायद, इसलिए वो गांव में प्रवास करते हैं। तो इससे समाज में ये प्रभाव पड़ता है कि मान लीजिए कोई गांव से जा रहा है तो वहाँ की गांव की जनसंख्या वैसे ही कम है, अगर वो शहरों में जा रहे हैं तो शहरों में संसाधन इतने हैं कहाँ जितने जितनी जनसंख्या है। अब दिल्ली की जनसंख्या जितनी बढ़ रही है लेकिन वो क्षेत्रफल में इतना छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश है और वहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। दिल्ली की आबादी 2 से 2.5 करोड़ है और क्षेत्रफल कितना है, बहुत कम है। अब देखिए पर्यावरणीय नतीजे। ग्रामीण से नगरीय प्रवास की वजह से लोगों का अतिसंकुलन नगरीय इलाकों में वर्तमान सामाजिक व भौतिक अवसंरचना पर दबाव डालता है। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधनों के अतिदोहन की वजह से नगर भूमजल स्तर के अवक्षय, वायु प्रदूषण, वाहित मल के निपटान व ठोस कचरे के प्रबंधन जैसी गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। अब देखिए पर्यावरण की वजह से भी लोग प्रवास करते हैं। मान लीजिए कहीं पर आप रह रहे हैं और वहाँ पर सुनामी आ जाए तो आप क्या करेंगे, वहाँ से दूसरी जगह पर प्रवास करेंगे क्योंकि आपका घर सब कुछ तबाह हो जाएगा। और ऐसे ही भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, भूस्खलन हो जाए, कोई भी पर्यावरणीय आपदा हो, प्राकृतिक आपदा हो, तो उससे भी प्रवास पर काफ़ी प्रभावित होता है। तो ये कुछ नतीजे थे। अगर आपको कोई भी इसमें टॉपिक नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताइए, और फिर भी नहीं समझ में आया दोबारा वॉच कीजिए वीडियो को, फिर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये एक प्रवास टॉपिक है, इससे हमें क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा एग्ज़ाम में क्योंकि चैप्टर है, इम्पोर्टेंट भी है, आगे भी आपको काम आएगा क्योंकि आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। आप कहीं भी जाते हैं तो ये क्वेश्चन होता है कि आपने प्रवास किया है या नहीं किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।